जब मेरा पति रोज ऑफिस जाता तो जाने से पहले मुझे एक गुलाबी रंग की साड़ी देकर जाता और कहता, आज शाम को मेरे ऑफिस से आने से पहले इसे पहन लेना और अच्छे से तैयार होकर रहना। आज हमारे यहाँ बहुत खास मेहमान आ रहे हैं। मैं साड़ी ले लेती और शाम को तैयार होने लगती तो मेरा नौकर मुझसे कहता, दीदी भगवान के वास्ते यह साड़ी मत पहनो, वरना आज गजब हो जाएगा। तुम नहीं जानती हो सारी रात तुम्हारे साथ यहाँ क्या खेल खेला जाता है। आज तुम यह साड़ी मुझे दे दो। आज यह साड़ी पहनकर तुम्हारी जगह पर मैं बैठूंगा और तुम सब छुपकर देख लेना। फिर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा हो जाएगा और तुम सब कुछ समझ जाओगी। लेकिन मुझे अपने नौकर की सारी बातें झूठी लगती थी, क्योंकि मुझे साड़ी पहनने के बाद कुछ भी याद नहीं रहता था। लेकिन आज उसने मुझसे बहुत ज़्यादा जिद की और मेरे आगे हाथ जोड़ने लगा, तो मैंने उसे अपनी साड़ी दे दी। उसने मेरी साड़ी पहन ली और अपने सर पर एक लंबे बालों की बीक लगा ली और औरतों की तरह तैयार होकर मेरे कमरे में बैठ गया। रात को जब मेहमान आए तो मेरा पति एक एक करके उन्हें मेरे कमरे में ले जाता, मगर कुछ समय बाद ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई जब उन मेहमानों ने मेरे नौकर के साथ। मेरा नाम छवि है। मैं अपने मम्मी पापा और भाई के साथ रहती हूँ। मेरी शादी की उम्र हो जाने पर मम्मी पापा ने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। आज मुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, इसलिए मेरे घर में हर तरफ चहल पहल मची हुई थी। मेरी माँ ने मेरे भाई से कहा कि जल्दी मार्केट जाओ और तरह तरह की मिठाई लेकर आओ और देखना कोई चीज़ ना रह जाए। फिर माँ ने मुझसे कहा कि एक अच्छा सा सूट पहनकर तैयार हो जाओ। मैं अपनी माँ को देखने लगी, लेकिन मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। मैंने एक नया जोड़ा निकाल कर पहन लिया और हल्का सा मेकअप कर लिया। थोड़ी देर बाद वो लड़के वाले हमारे घर पर आ गए। माँ ने मुझसे कहा कि मैं चाय की ट्रे लेकर उनके सामने आऊँ। फिर मैंने ऐसा ही किया और मेहमानों के सामने जाकर बैठ गई। उनमें से एक औरत मुझे गौर से देख रही थी। मुझे उसी समय अंदाज़ा हो गया कि मैं इन्हें पसंद आ चुकी हूँ। उनके देखने का तरीका बता रहा था और बाकी लोगों को भी मैं और मेरे परिवार वाले पसंद आ गए। अगले दिन उन्होंने हमारे घर फ़ोन कर बता दिया कि हमारी तरफ से हाँ है। माँ ने भगवान का शुक्रिया अदा किया और भगवान का नाम लेकर मेरी मंगनी ध्रुव के साथ कर दी और 4 दिन बाद मेरी शादी थी। मेरी मंगनी और शादी के बीच टाइम ही नहीं मिला था ध्रुव से बात करने की, इसलिए फ़ोन पर मेरी उससे कोई बात नहीं हुई थी और ना ही मैं उससे अकेले में मिली। 4 दिन बाद मैं ध्रुव की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई। शादी के बारे में जो जो सपने मैंने देखे थे वह सब सच हो गए थे। मेरा घूंघट उठाते ही ध्रुव ने मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ की और मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कहने लगे, तुम जानती हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था उसी समय मैंने सोच लिया था कि मेरी दुल्हन बनने के लायक सिर्फ तुम ही हो। तुम मुझे सारी लड़कियों से अलग लगी थी। मैं तुम्हारा ज़िंदगी भर बहुत ख्याल रखूँगा। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा इतनी ही खूबसूरत दिखो। घर के कामों के लिए यहाँ बहुत सारे नौकर हैं। तुम्हें यहाँ कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस मुझे खुश रखना और मेरे लिए हमेशा सच संवर कर रहना। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। उनकी यह बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा था। अब तो मैं उनकी दीवानी हो गई थी। उन्होंने अपने सारे वादे पूरे किए जो उन्होंने शादी की रात मुझसे किए थे। वह रोज़ जब ऑफिस से घर आते तो मेरे लिए गिफ्ट ज़रूर लाते थे। ध्रुव की मोहब्बत ने मुझे सब कुछ भुला दिया था। अब मैं पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। ध्रुव की मोहब्बत से मेरा रूप दिन ब दिन निखरने लगा था। जब मैं अपने मायके जाती तो मेरी दोस्त और मेरी पड़ोसी मुझे खूब गौर से देखती और मुझसे कहती, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई है। तुम्हें इतना मोहब्बत करने वाला पति मिला है। मोहब्बत में डूबे दिन रात ऐसे ही गुजरने लगे। देखते ही देखते मेरी शादी को 6 महीने हो गए थे। एक दिन ध्रुव ने मुझसे कहा कि उन्हें ऑफिस की मीटिंग अटेंड करने दूसरे शहर जाना पड़ेगा।
वहाँ 2 से 4 दिन लगेंगे, इसलिए तुम चाहो तो मायके चली जाओ। जब मैं वापस आऊँगा तो तुम्हें ले आऊँगा। मैंने कहा ठीक है। अगली सुबह ध्रुव ने मुझे मेरे मायके छोड़ दिया और खुद एयरपोर्ट की तरफ निकल गए। उसके बाद तो मेरी ज़िंदगी में जैसे तूफान सा आ गया। 4 दिन के बाद ध्रुव मुझे मायके से घर तो ले गए, लेकिन वह मुझे बहुत बदले बदले से लग रहे थे। अब वह मुझसे बात भी बहुत कम करने लगे थे। उनकी आंखों में मेरे लिए पहले वाली मोहब्बत नहीं दिखती थी मुझे। अब मुझे उनके साथ अजनबी सा फील होता था। अब उनका ज़्यादा समय ऑफिस में ही गुजरता। जब मैं ध्रुव से इस बात की शिकायत करती तो वह मुझसे अपने ऑफिस के काम का बहाना बना देते थे। कहने लगते कि मुझे ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम होता है और कहते थे कि घर में हर ज़रूरत की चीज़ है, फिर तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। मैं अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, तुम्हें थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं उनसे कहती थी कि मुझे चीज़ों की नहीं, आपकी ज़रूरत है, मगर शायद अब ध्रुव के पास मेरे लिए टाइम नहीं था। मैं घर में सारा दिन अकेली बोर होती रहती, इसलिए मैंने खाना पकाने वाली और सफाई करने वाली नौकरानी को छुट्टी दे दी। मैंने सोचा कि मैं घर का सारा काम अब खुद ही करूँगी। हो सकता है इससे मेरा समय गुजर जाए और मुझे ध्रुव के इंतज़ार की तकलीफ भी नहीं होगी। लेकिन यह सिर्फ मेरा ख्याल ही था, क्योंकि मुझे घर का काम छोड़े हुए बहुत टाइम हो गया था। अब जब मैंने घर का काम काज शुरू किया तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मुझसे ये काम संभाले नहीं संभल रहा था। मैंने परेशान होकर ध्रुव से कहा कि आप घर के कामकाज के लिए दोबारा कोई नौकरानी रख लीजिए, क्योंकि मुझसे अब इतना सारा काम नहीं होता है। लेकिन ध्रुव कहने लगे कि अब हमें नौकर की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी घर में होता ही कौन है, एक मैं हूँ और एक तुम हो। 2 लोगों का खाना बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। ध्रुव का यह जवाब सुनकर तो मैं अवाक रह गई, क्योंकि वह तो मुझसे हमेशा सजने संवरने की बात करते थे और मुझसे कहते थे कि तुम्हें किसी भी काम को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। और आज वही इंसान मुझसे नौकरों की सैलरी पर बहस कर रहा था। यह सब सुनकर मेरा तो दिल टूट गया, लेकिन मैंने उनसे कोई शिकायत नहीं की। अगले दिन ध्रुव ऑफिस से घर वापस आए तो वह मुझे बहुत खुश लग रहे थे, और जब मैंने उनसे वजह पूछी तो कहने लगे कि मेरे पास एक खुशखबरी है, लेकिन वह मैं तुम्हें कल बताऊंगा। फिलहाल तुम मेरे लिए खाना लगा दो, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है। मैं सोचने लगी कि आखिर ऐसी क्या बात है, लेकिन मैं उनकी आदत को अच्छी तरह से जानती थी। जब वह कोई बात बताने से मना कर दिया करते थे तो फिर बताते ही नहीं थे। मैं भी चुप रह गई और खामोशी से अगले दिन का इंतज़ार करने लगी। शाम के समय मैं उनका इंतज़ार कर रही थी कि दरवाजे पर किसी ने बेल बजाई। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने ध्रुव खड़े थे और उनके हाथ में एक बहुत सारे शॉपिंग बैग थे। ध्रुव शॉपिंग बैग मुझे देकर बोले कि तुम जल्दी से इसमें से नई साड़ी पहनकर अच्छे से तैयार हो जाओ, और इसके साथ की जो मैचिंग ज्वेलरी है वह पहनना मत भूलना। मैं तुम्हें ऑफिस की पार्टी में लेकर जा रहा हूँ। जब तुम तैयार हो जाओगी तो हम चलेंगे। मैं खुशी खुशी ध्रुव के साथ जाने के लिए तैयार हो रही थी। मैं बहुत मेहनत से और लगन से तैयार हो रही थी। वह गुलाबी रंग की साड़ी और मैचिंग ज्वेलरी में मैं बेहद खूबसूरत लग रही थी। मुझे खुद को देखकर यकीन नहीं आ रहा था। अभी मैं तैयार हो ही रही थी कि ध्रुव कहने लगे, और कितना टाइम लगाओगी? चलो नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। पता चलेगा कि वहाँ जाने से पहले ही पार्टी ख़त्म हो गई। मैंने कहा ध्रुव, बस 2 मिनट, मुझे बाल स्ट्रेट करना है। फिर मैंने जल्दी से अपने बाल स्ट्रेट किए और घर को लॉक करके ध्रुव के साथ गाड़ी में बैठ गई। आज ध्रुव खुद भी बहुत अच्छे से तैयार हुए थे। उन्होंने गाड़ी में म्यूजिक लगा दिया था। ध्रुव आज बहुत अच्छे मूड में थे और मुझसे
काफ़ी हंसी मजाक भी कर रहे थे। वह मुझे समझाने लगे कि वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे और मुझे वहाँ पर सब लोगों से मुस्कुराते हुए मिलना है। फिर कहने लगे कि अगर इंसान अपनी बातों से दूसरों को इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाता है तो वह बहुत सारे फ़ायदे उठा सकते हैं। उनकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद हमारी गाड़ी एक बड़े से होटल के सामने पार्क की। उन्होंने हमारी गाड़ी का दरवाज़ा ऐसे खोला जैसे मैं कोई राजकुमारी हूँ। मेरा हाथ पकड़कर वह होटल के अंदर चले गए। उनका अंदाज आज मुझे बहुत बदला बदला सा लग रहा था, क्योंकि मैंने उन्हें ऐसा शादी के बाद पहली बार ही देखा था जो आज वह सारी दुनिया के सामने दिखा रहे थे। खैर, जब हम उस होटल में अंदर गए, वहाँ ध्रुव के बॉस और बहुत सारे कलीग थे। वह एक बहुत बड़ी पार्टी थी। यहाँ आकर मुझे थोड़ा नर्वस फील हो रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर में मुझे पता चल गया था कि मेरी खूबसूरती ने सबको अपनी तरफ खींच लिया है। वैसे तो मैं पहले भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और आज मैं ऐसे तैयार हुई थी जैसे कोई नई नवेली दुल्हन को तैयार किया जाता है। ध्रुव ने भी बहुत ज़्यादा प्राउड से मुझे अपने दोस्तों से मिलवाया। उसके बाद हम सब लोगों ने खाना खाया और वहाँ हल्का फुल्का म्यूजिक भी चल रहा था जिस पे सब लोग डांस कर रहे थे। यह माहौल मेरे लिए बहुत ही अजनबी सा था। जिंदगी में पहली बार मैंने इतने सारे लोगों के सामने बैठकर खाना खाया था, जिससे मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। लेकिन मैं ध्रुव का साथ दे रही थी क्योंकि आज वह बहुत ज़्यादा खुश थे। मुझे कुछ देर में ऐसा लग रहा था कि हमारी पास वाली टेबल पर जो आदमी बैठा है वह लगातार मुझे देखे जा रहा था। उसका देखना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था और मुझे उसके देखने से उलझन हो रही थी। थोड़ी देर के बाद वह अपनी टेबल से उठकर हमारे साथ ही हमारी टेबल पर आकर बैठ गया। बात करते करते पता चला कि वह मेरे पति ध्रुव का बॉस था। ध्रुव ने मुझे उससे मिलवाया। उसने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे किया। ना चाहते हुए भी मुझे उससे हाथ मिलाना पड़ा। हाथ मिलाते हुए उसने मेरा हाथ अपने हाथ से हल्के से दबा दिया था। उसकी यह हरकत मुझे बहुत बुरी लगी थी। ध्रुव ने भी यह बात नोटिस की थी, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था। वह चुप रहे। मुझे अपने पति की इस हरकत पर बहुत हैरत हो रही थी कि वह यह सब कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। ध्रुव ने मुझे बताया कि ये मिस्टर वर्मा हैं। अगर ये चाहे तो मुझे बहुत जल्दी प्रमोशन मिल सकती है। मिस्टर वर्मा की बातचीत जारी रही। वह बहुत ज़्यादा दिलचस्प बातें कर रहे थे, लेकिन वह बराबर मुझे ही देखे जा रहे थे। जब पार्टी खत्म हुई तो मिस्टर वर्मा मेरे पति से हंस हंस कर बातें करने लगे। वह उनके साथ साथ ही चलते हुए होटल से बाहर आ गए। मुझे उनका हमारे साथ में चलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। खैर, अब हम पार्टी से अपने घर वापस आ गए। ध्रुव ने घर आकर मुझे शुक्रिया अदा किया, क्योंकि पार्टी में मैंने उनका पूरा साथ दिया था। इसी खुशी में ध्रुव ने मुझसे वादा किया कि वह जल्दी ही घर में किसी नौकरानी का इंतजाम कर देंगे और अब मुझे उनके साथ ऐसी ही पार्टियों में जाना होगा और उनके बड़े बड़े बॉस से मेलजोल बढ़ाना होगा। अगले दिन जब मैं सोकर उठी तो सुबह के 9 बज रहे थे। रात की पार्टी से मुझे काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई थी। ध्रुव बिना नाश्ता किए ही ऑफिस के लिए निकल गए थे। कुछ देर बाद मैं फ्रेश होकर बैठी तो दरवाजे पर किसी ने बेल बजाई। उस समय मेरे पति घर पर नहीं थे और इस समय वह कभी घर आते भी नहीं थे। मैं सोच रही थी कि पता नहीं कौन है। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो ध्रुव थे। उनके इस समय घर आने पर मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई थी, लेकिन उनके बराबर में मैंने एक लड़के को खड़ा देखा तो मैं समझ गई थी लड़के की उम्र लगभग 17 से 18 साल ही होगी। ध्रुव ने मुझे उस लड़के से मिलवाया। मुझसे कहने लगे कि यह छोटू है।
बहुत ही जिम्मेदार और शरीफ बच्चा है। हर काम करना जानता है। ये मेरे ऑफिस में बहुत दिनों से काम करता है, लेकिन तुम्हें एक नौकर की ज़रूरत है ना, इसलिए मैं इसे घर ले आया। ऑफिस में दूसरा नौकर आ जाएगा। ये घर के सारे कामों से लेकर गाड़ी चलाना भी जानता है। यह तुम्हारी हर काम में मदद करेगा और तुम्हारा छोटे भाई की तरह ख्याल भी रखेगा, है ना छोटू? उन्होंने छोटू की तरफ देखा तो उसने जी हाँ में सर हिला दिया। खैर, मैं भी सुकून में हो गई थी कि नौकरों की फौज से जान छूटी। अच्छा है, एक ही नौकर घर के सारे काम कर लेगा, मुझे भी आसानी होगी। छोटू ने सच में मुझे बहुत आराम पहुंचाया। वह सारे काम बहुत ही अच्छे तरीके से करता था और कोई फालतू बात भी नहीं करता था। छोटू से मुझे हमदर्दी सी हो गई थी। अब वह मुझे मेरे छोटे भाई की तरह ही लगता था। वह भी मुझे दीदी दीदी कहता तो मुझे एहसास होता कि इसके दिल में मेरे लिए कितनी इज्जत है। एक दिन जब मैं सुबह सोकर उठी तो छोटू अपने कमरे में नहीं था। मुझे फिक्र होने लगी कि पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने पूरे घर में उसे ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला। फिर मैंने छत पर जाकर देखा तो यहाँ बैठा हुआ रो रहा था। मैं उसके आंसू देखकर समझ गई कि जरूर उसे कोई ना कोई मजबूरी होगी या उसके घर में कोई परेशानी होगी। फिर मैं छोटू के पास गई। उसने मुझे देखा तो अपने आंसू मुझसे छुपाने लगे। शायद वह मुझे अपनी परेशानी बताना नहीं चाहता था, लेकिन जब मैंने उससे बार बार पूछा तो उसने बताया कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है और उसे अपनी माँ की याद आ रही है। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, छोटू, तुम मुझे अपनी दीदी मानते हो ना? तो उसने कहा, हाँ दीदी। मैंने कहा, दीदी माँ के जैसी ही होती है। चुप हो जाओ, चलो नीचे, मैं तुम्हें अपने हाथों से कुछ अच्छा सा बनाकर खिलाती हूँ। इतने में ध्रुव का फ़ोन आ गया। वह कह रहे थे कि आज हमारे घर कुछ बॉस आ रहे हैं, तुम छोटू से खाना बनवा लेना और खुद वही गुलाबी वाली साड़ी पहनकर तैयार हो जाना। उनके दोस्तों का सुनकर तो मुझे घबराहट सी होने लगी थी। मिस्टर वर्मा को बर्दाश्त करना तो मेरे बस से बाहर की बात थी। उनकी गंदी नज़र उस दिन भी मेरे ऊपर ही टिकी हुई थी, जिसे मैंने खूब ध्यान से देखा था। खैर, मैं ध्रुव के कहने पर तैयार हो गई। तकरीबन रात के 8 बजे ध्रुव अपने बॉस को लेकर घर आ गए। फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। ध्रुव के साथ आने वाला बॉस और कोई नहीं बल्कि मिस्टर वर्मा ही थे, जिन्हें देखकर ही मेरा मूड खराब हो गया था। मेरा दिल तो नहीं चाहता था कि मैं उनसे बात करूं, मगर मजबूरन मुझे उनसे बात करनी पड़ी। मैं ध्रुव मिस्टर वर्मा के साथ ड्राइंग रूम में ही बैठे थे। थोड़ी देर बाद ध्रुव अभी जाता हूँ ये कहकर कमरे से बाहर चले गए। अब कमरे में मैं और मिस्टर वर्मा अकेले रह गए थे। मिस्टर वर्मा मुझसे खुलकर बातें करने लगे तो मुझे उनका यह अंदाज पसंद नहीं आया। वह इतनी अजीब अजीब बातें कर रहे थे कि मेरा जवाब देने का दिल भी नहीं कर रहा था। 20 मिनट हो गए। जब ध्रुव कमरे में वापस नहीं आए तो मैं उस कमरे से बाहर जाने लगी। मुझे मिस्टर वर्मा के साथ बैठना बहुत ही अजीब लग रहा था। इससे पहले मैं उठकर खड़ी होती, मिस्टर वर्मा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी इस हरकत पर मुझे बहुत गुस्सा आया। मेरा दिल तो कर रहा था कि मैं उन्हें एक जोर का थप्पड़ लगा दूं, लेकिन मैंने अपने गुस्से को ठंडा किया और आराम से उनसे कहने लगी कि मिस्टर वर्मा, यह आप क्या कर रहे हो? आप मेरे पति के बॉस हो, इसलिए मैं आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ। अगर आपने यह बदतमीजी बंद नहीं की तो मैं भी बदतमीजी पर ही उतर जाऊंगी। उन्हें मेरी इस बात से जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। वह सुकून से खड़े होकर मुझे घूर रहे थे। जब मैंने उनसे अपना हाथ छुड़ाना चाहा तो वह और मेरे करीब आने लगे। गुस्से में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने टेबल से फ्लावर पॉट उठाया और उनके सर पर मार दिया। उनके सर से थोड़ा सा खून बहने लगा तो वह चिल्ला उठे। उनकी चीख सुनकर मेरे पति कमरे में आ गए।
मिस्टर वर्मा दर्द से चीख रहे थे और मेरे पति को बहुत गुस्सा आ रहा था। बजाय इसके वह अपने बॉस मिस्टर वर्मा को कुछ कहते, उन्होंने उल्टा मुझे ही डांटना शुरू कर दिया। कहने लगे कि तुम पागल तो नहीं हो गई हो? यह तुमने क्या कर दिया? अभी और इसी वक्त इनसे माफ़ी मांगो। मैंने उनसे माफ़ी नहीं मांगी और उनकी तरफ देखते हुए ज़मीन पर थूक दिया और कहने लगी कि इन्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी। इन्होंने जो गंदी हरकत मेरे साथ की है। मेरी बात सुनकर ध्रुव ने मुझे बहुत ज़्यादा गुस्से में देखा और मुझसे कहने लगे, अगर तुमने मिस्टर वर्मा से माफ़ी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें यही खरे खरे डिवोर्स दे दूंगा। अपने पति की बात सुनकर तो मैं हैरान रह गई। क्या कोई भी शरीफ इंसान अपने बॉस की खातिर अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है? मैं भी जिद पर अड़ गई, क्योंकि मिस्टर वर्मा की हरकत ही ऐसी थी कि उनसे माफ़ी मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मुझे यूं खामोश देखकर ध्रुव उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दिए। सोच रहे थे कि अगर वह मुझे छोड़ने की धमकी देंगे तो मैं मिस्टर वर्मा से माफ़ी मांग लूँगी, लेकिन मैं भी अपनी बात से नहीं हटी और मैंने उनसे माफ़ी नहीं मांगी। इसके बाद ध्रुव ने मुझसे कहा, तुम पेपर्स का इंतज़ार करना, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा। मैं हैरत की नज़रों से उन्हें देखने लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ध्रुव तो मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे, फिर यह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे थे, वह भी अपने इस घटिया बॉस के खातिर। मिस्टर वर्मा यह सब कुछ देखकर मुस्कुरा रहे थे। फिर वह बढ़ते हुए हमारे घर से चले गए। मेरे पति भी उनके पीछे पीछे गए और मेरे बर्ताव की उनसे माफ़ी मांगने लगे। थोड़ी देर बाद जब ध्रुव घर के अंदर वापस आए तो उनका मूड ऐसा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। मैंने अपने कमरे में जाकर अपना बैग पैक करना शुरू कर दिया। उसी समय घर से निकलने लगी तो ध्रुव ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। मैंने दरवाज़ा खटखटाया मगर उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। थोड़ी देर बाद वह अंदर आए और मुझसे कहने लगे कि क्या हुआ? मैंने जो कुछ भी तुमसे कहा था वह गुस्से में कह दिया। क्या हमारी बरसों की मोहब्बत मेरी छोटी सी बात पर ख़त्म हो जाएगी? जाहिल लड़कियां की तरह हंगामा मत करो। जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ और ख़बरदार, जो तुमने घर से निकलने की कोशिश भी की, मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। वैसे भी दरवाजे पर लॉक लगा हुआ है। तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है और इजाज़त भी नहीं है। जब तक मैं ना कहूँ तुम इस घर से कदम बाहर नहीं निकाल सकती हो। तुम्हें हर सूरत में मेरे बॉस को खुश करना होगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने पति का ऐसा रूप देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। ध्रुव इस हद तक गिर सकते थे, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इस सारे हंगामे की खबर छोटू को भी हो चुकी थी, क्योंकि कमरे में पड़े फ्लावर पॉट का टुकड़ा समेटने के लिए मैंने उससे ही कहा था। अब जब ध्रुव ने मुझे कमरे में बंद कर दिया तो मैं छोटू के रहमो कदम पर आ गई थी। मेरे पति ने उसे सख्ती से समझाया था कि मुझसे कोई बात ना करे। अगले दिन ध्रुव घर से ऑफिस के लिए चले गए। उनके कहने के अनुसार छोटू ने मुझे खाना दिया। मैं अपने ही घर में कैद होकर रह गई थी और अपने नौकर की मोहताज हो गई थी। मैंने छोटू के आगे हाथ जोड़कर उससे मदद मांगी तो उसका दिल भी मेरे लिए पिघल गया। वह कहने लगा कि दीदी, आप फिक्र मत करो, आपकी इज्जत की जिम्मेदारी अब मेरी है। अब कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। तुम्हारा पति, भगवान माफ़ करे, बहुत ही घटिया और गिरा हुआ आदमी है। हमारे यहाँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, और अगर कोई अपनी पत्नी के साथ ऐसी घटिया हरकत करने की सोच भी ले तो उसे समाज से निकाल दिया जाता है। उसकी बातें सुनकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वह मेरी मदद ज़रूर करेगा और मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। थोड़ी देर बाद छोटू मेरे कमरे में वापस आया और मुझसे बोला कि दीदी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं सुबह बताना चाहता था, मेरा मालिक और आपका पति है किसी से फ़ोन पर बात करके कह रहा था कि कल हमारे घर वही साहब आएंगे और आप हर सूरत में उनसे मिलोगी।
छोटू ने जब मुझे यह बात बताई तो मैं समझ गई थी कि मैं मिस्टर वर्मा की जिद बन चुकी हूँ। इसी सोच और ख्याल में मेरी सारी रात गुजर गई। पूरी रात मैंने रोते हुए गुजारी थी। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि वह मेरी इज्जत की हिफाजत करे। अगले दिन छोटू मेरे पास आया। उसकी सांस फूली हुई थी और वह काफ़ी जल्दी में लग रहा था। दरवाज़ा खोलकर मेरे कमरे में आया और मुझसे बोला, दीदी आप अपनी वह गुलाबी साड़ी मुझे दे दो। मैं उसका चेहरा देखते हुए बोली कि छोटू तुम्हें गुलाबी साड़ी की क्या ज़रूरत है। वह कहने लगा कि इस समय ज़्यादा बातें करने का नहीं है, बस मुझे आप वह साड़ी दे दो। मैंने उसे अपनी गुलाबी साड़ी निकाल कर दे दी। वह मेरे हाथ से साड़ी लेकर कमरे से चला गया। फिर थोड़ी देर बाद वह साड़ी पहनकर मेरे कमरे में दोबारा आया तो उसे देखकर मेरी हंसी निकल गई, क्योंकि उसने बहुत ही अजीब तरीके से साड़ी बांध रखी थी। उसके जिद करने पर मैंने उसे अच्छे से साड़ी बांध दी। अब वह पूरी तरह से एक औरत लग रहा था। उसने अपने सर पर मेरी ही तरह लंबे बालों की विग लगा ली थी। मैंने उसे कहा कि छोटू यह तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारा इरादा औरत बनने का है? मैं उस समय अपने सारे दुख भूल गई थी और उससे हंसी मजाक करने लगी। उसने मुझसे कहा कि दीदी आप यहाँ से जाओ और मेरे कमरे में जाकर बैठ जाना। हमारे घर में आज उसके साथ एक और लड़का आया था जो छोटू का दोस्त था। थोड़ी देर बाद मुझे घर में किसी के आने की आवाज़ आई। जूतों की आवाज़ मेरे कमरे की तरफ से आ रही थी। मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था और फिर मुझे कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक होने की आवाज़ आई। कुछ देर बाद ही मेरे कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। घर में शोर मच गया। मैं कमरे से बाहर निकली और अपने कमरे की तरफ जाने लगी। मैं अपने कमरे के पास पहुंची और मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा तो वहां का मंजर ही कुछ अलग था। मिस्टर वर्मा के कपड़े फटे हुए थे। छोटू और उसका दोस्त मिस्टर वर्मा को मार रहे थे। मिस्टर वर्मा की तो हालत ख़राब हो रही थी। मैंने छोटू से मना किया, लेकिन उस पर तो जैसे भूत सवार था। मिस्टर वर्मा की जब हालत ख़राब हो गई तो छोटू ने उन्हें छोड़ दिया और एक तरफ बैठ गया। मैं उसका मुंह देखने लगी और दिल ही दिल में हैरान भी हो रही थी। मेरा यहाँ रुकना अब खतरे से खाली नहीं था, इसलिए मिस्टर वर्मा को कमरे में बंद करके और उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। छोटू मुझे गाड़ी में बिठाकर मेरे घर ड्रॉप करके खुद ना जाने कहाँ चला गया। मैंने अपने मम्मी पापा को सारी बात बताई। वो लोग मुझे पुलिस स्टेशन लेकर गए। वहाँ पर मैंने ध्रुव और उसके बॉस के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। फिर पुलिस ने ध्रुव और मिस्टर वर्मा को गिरफ्तार कर ली। उन दोनों को उनकी किए की सज़ा मिल गई थी। ध्रुव मेरे जरिए अपने बॉस को खुश करके प्रमोशन लेना चाहते थे। कुछ दिनों बाद ही मेरी शादी एक अच्छे लड़के से हो गई। अब मैं अपने घर में अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। मेरा घर छोटा है और मेरे पति एक छोटी सी नौकरी करते हैं, लेकिन वह मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं और ज़्यादा लोभ के चक्कर में ध्रुव के हाथ से सब कुछ निकल गया। अभी तक वह जेल की सलाखों के पीछे ही है। मैं बस इतना ही कहूँगी कि भगवान दुश्मन को भी ऐसा पति ना दे जो अपनी पत्नी की इज्जत नीलाम करना चाहता हो, अपनी पत्नी को सीढ़ी बनाकर आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहता हो। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।